नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे से होंगे और घर पर होंगे और अब पढ़ाई लिखाई में जुड़ गए होंगे। और अब तो जो है जो आपका फेस्टिवल था रक्षाबंधन का, उससे तो आप बाहर निकल चुके होंगे। अब तो 2-3 दिन बीत चुके हैं। तो बच्चों पढ़ाई में जुट जाइए। और आज से हम लोग जो शुरू कर रहे हैं वो है शुभासितानी। बहुत ही बढ़िया है। देखिए अब इसके नाम से ही स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है कि सु मीन्स अच्छा, सुंदर, भाषितानी भाषण करना, भाषण करने वाला, अच्छे भाषण करने वाला। ये जो है आपकी जितने भी श्लोक हैं, आपके सुभाषितानी में 7 श्लोक दिए हुए हैं। और ये सातों श्लोक जो हैं वो नीति परक हैं। ठीक है, जो हमारे जीवन में सार्थक रूप से कार्य करते हैं। ठीक। और हर एक श्लोक अपने अपने उसमें एक अलग अर्थ लिए हुए है, समझ रहे हैं वो, क्योंकि जो है वो हमारे निजी जीवन में कहीं ना कहीं चरितार्थ होता है। इस वजह से नीति परक इसको आप श्लोक कह सकते हैं। तो इसमें जितनी भी श्लोक हैं वो सुभाषित हैं, अच्छी वाणी से युक्त हैं और जो हमारे जीवन में चरितार्थ होते हैं। ठीक है। तो इस जितने भी श्लोक्स हैं उनको बड़े ध्यान से देखिएगा। और इसकी जो ग्रामर्स आएंगे, जिसमें इनके इसमें जो ग्रामर आएगा, आपका व्याकरण आएगा, उसको भी हम करते भी चलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सारे जो श्लोक्स होते हैं ना, ये आगे चल के भी बहुत काम करते हैं। इस वजह से इनको भूलना नहीं है, इनको याद भी करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सुभाषितानी। ठीक। अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात अयम निजः, अयम मीन्स क्या होता है, यह। निजः मीन्स अपना। परो वेति, निजः मीन्स क्या होता है, अपना। और पर मीन्स क्या होता है, पराया, दूसरे का। ठीक है, यह अपना है, यह मेरा है और यह दूसरे का है। देखो वेति, अब इसको देखिए वेति। अब वेति में यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सी संधि है इसमें, इसका विच्छेद करिए तो क्या बनेगा बच्चों, वा प्लस इति, वा प्लस इति। तो इसमें कौन सी संधि हो गई, आ प्लस ई। आ और ई मिलके क्या हो गया, ए। ये कौन सी संधि है, गुण संधि है। आ और ई मिलके क्या हो गया, ए, तभी तो हो गया वे, तभी तो हो गया वे। तो आ प्लस ई, जब स्वर पहले आ जाता है, अ या आ पहले आता है और बाद में आपके स्वर आते हैं, ई जब आता है तो ई का क्या हो जाता है, ए हो जाता है ना। ये कौन सी संधि हो जाती है, गुण संधि। जैसे सूर्य सूर्य धन उदय, तो क्या हो जाता है, सूर्योदय। तो यदि ऊ आएगा तो ओ में बदल जाएगा, ई आएगा तो ए में बदल जाएगा। तो आपने गुण संधि पढ़ी होगी। यदि नहीं पढ़ी है तो इसकी जब हम व्याकरण की क्लास लेंगे तो उसमें हम आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे। ठीक है, तो अभी इतना समझ लीजिए कि परोवेति, जब आप इसका विच्छेद करेंगे तो आ प्लस ई बराबर ए, वेति होता है। ठीक, और ये हो जाती है आपकी, क्या होती है, गुण संधि होती है। और गुण संधि का सूत्र क्या है बच्चों, गुण संधि का सूत्र है आद गुणः। सूत्र क्या है, आद गुणः। ठीक है, चलिए। तो यह मेरा है और यह उसका है, यह मेरा है और यह दूसरे का है। वा इति गणना लघु चेतसाम, यह अपना है अथवा यह दूसरे का है। वा मतलब क्या होता है, अथवा। इति मतलब ऐसा, हाँ, इति मतलब ऐसा। अयम निजः वा परः, यह मेरा है अथवा दूसरे का है, ऐसा। गणना, गणना करना, काउंट करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं गणना करना, गिनना। संस्कृत में गणना, हिंदी में गिनना
और इंग्लिश में काउंट करना। ठीक। लघु चेतसाम, लघु मतलब तुच्छ, चेतसाम छोटे चित्त वाले, छोटे चित्त वाले। ठीक। लघु मतलब छोटा, तुच्छ, चेतसाम छोटे हृदय वाले। हाँ, यानी अनुदार व्यक्ति, जिनके अंदर उदारता नहीं होती है, दया नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति होते हैं। ठीक है, यह मेरा है, यह दूसरे का है, ऐसी गणना करना लघु चेतसाम। ऐसे दूसरे छोटे व्यक्ति, छोटे हृदय के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, लघु चेतसाम मतलब क्या होता है? छोटे चित्त वाले होते हैं। उदार चरिता नाम तू, उदार चरित्र वाले, उदार का मतलब समझ रहे हैं, जिनके अंदर करुणा है, ऐसे चरित्र वाले। तू मीन्स क्या होता है? तो का तू का मतलब तो। वसुधैव, अब देखिए भाई, वसुधैव, अब मुझे झटाक से बता दीजिए तो वसुधैव में कौन सी संधि होगी? पहले इसको आप विच्छेद करिए। जब आप विच्छेद करेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कौन सी संधि है। और बच्चों, विच्छेद करने का तो बहुत ही अच्छा तरीका है कि जैसे कि इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें जिस शब्द को पढ़ने से आपको क्या समझ में आ रहा है, कि कौन सा शब्द आपको समझ में आ रहा है? वसुधैव, वसुधा समझ में आ रहा है ना, वसुधा। तो आप लिख दीजिए वसुधा। जो शब्द आपको समझ में आ रहा है उसको आप लिख दीजिए। ठीक है, अब वसुधा, और फिर ये क्या है? एव प्लस एव। तो गुण संधि हमारी क्या कहती, अरे सॉरी, वृद्धि संधि हमारी क्या कहती है? वृद्धि संधि तो हमारी यही कहती है ना, यदि अ या आ के बाद ए या ए ओ या औ आएगा तो उसकी वृद्धि हो जाती है। वृद्धि मतलब हो जाती है, मतलब वो बड़ा हो जाता है। ए है तो ए हो जाएगा, ओ है तो आ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी क्या है? वसुधा, आ आया और ए आ प्लस ए, तो ये भी किस में बदल जाएगा? ए में। ठीक, तभी तो ये दो हो गए। वसुधैव, तभी यहाँ लगे ए की मात्रा, वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधा ही, वसुधा मतलब पृथ्वी, एव मतलब ही, वसुधा पृथ्वी ही, कुटुम्बकम परिवार है। परिवार, और है तो अपने आप ही आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसे पोएम्स में होता है, जैसे कविता में होता है, उसी तरह श्लोक में भी होता है कि कुछ चीज़ें आपको अपने भाव में रखनी पड़ती है। ठीक है, तो यह पराया है, यह अपना है, अथवा पराया है, ऐसा गणना करना छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार चरित्र नाम तो, उदार चरित्र वाले तो वसुधैव पृथ्वी को ही कुटुम्बकम परिवार मानते हैं। ठीक है, तो ये तो बच्चों आया हो गया आपका ये श्लोक। लेकिन जो आपको एग्ज़ामिनेशन में कैसे पूछता है, आपको तो एग्ज़ामिनेशन में पूछता है ना कि इसका अर्थ लिखिए। ठीक है, अब इसका बता देना बच्चों, इसका ये बता देना, जैसे मैंने अभी आपको इसकी बताई है अर्थ, वही होती है इसकी व्याख्या भी, और संस्कृत में अर्थ ही होता है। और इसका जो भाव निकल रहा है, आप जो है नीचे आप लिख सकते हैं भाव कि अर्थात इसका भाव, इसका कहने का तात्पर्य ये है, इस श्लोक का कहने का तात्पर्य ये है। आप अपने भाव को व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इसका जो अर्थ होता है वही इसकी व्याख्या कहलाती है संस्कृत में। ठीक है, तो आपको एग्ज़ामिनेशन में क्या आता है? ज़्यादातर आता है कि आप कि उपयुक्त का संदर्भ सहित अर्थ बताइए। ठीक है, तो अर्थ बताइए क्या आता है, तो वो आप ऐसे ही फर्स्ट लेटर और लास्ट वाले लेटर लिखेंगे और उसके बाद अर्थ लिख देंगे। ठीक है, अर्थ लिखिए या हिंदी अनुवाद लिखिए। हाँ, ये अर्थ लिखिए या अनुवाद लिखिए। और संदर्भ, आपको संदर्भ तो लगभग इसमें होता नहीं है, लेकिन आप फिर भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के सुभाषितानी शीर्षक से उद्धृत किया गया है। यही क्या हो गया? आपका संदर्भ हो गया। ठीक है, चलिए इसका हम देख लेते हैं अर्थ क्या है। अब जैसे ऐसे ही लिखेंगे आप, अयम निजः, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर लास्ट वाला वर्ड कुटुम्बकम, फिर आप इसमें यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिखिए या तो आप लिखिए अर्थ। ठीक है, यह अपना है,
या यह पराया है, यह विचार छोटे मन वालों का है, उदार हृदय वालों के लिए तो सारी पृथ्वी ही परिवार है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सर्वं परवशं दुःखं सर्वम् आत्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयो। देखिए अब इसमें क्या है कि सर्वम परवशम, सर्वम मतलब क्या होता है बच्चों? सर्वम, एक मिनट, हाँ, सर्वम मतलब होता है सभी, परवशम, पर मतलब दूसरे के, वशम मतलब वश में, अधिकार में, हाँ, दूसरे के अधीन, दूसरे के अधीन, सभी दूसरे के अधीन हो तो क्या होगा? दुखम, दुखम यानी कि दुख प्राप्त करते हैं जब हम दूसरे के। सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम। सभी व्यक्ति यदि यदि सब दूसरे के वश में हैं तो क्या करेंगे? दुखम, दुख प्राप्त करेंगे। सर्वम आत्मवशम, यदि सभी आत्म स्वयं के वश में है, स्वयं के अधीन है तो सुखम, सुख प्राप्त करेंगे। होता है ना, अब इसको आप आज की लैंग्वेज में ही इस्तेमाल करते हैं हम लोग, सेल्फ डिपेंड होना। क्या करते हैं? सेल्फ डिपेंड होना। वही सर्वम आत्मवशम की बात है कि सेल्फ डिपेंड होना मतलब आत्मवश में होना। हाँ, तो हम क्या कहते हैं? सेल्फ डिपेंड होंगे तो हम सब काम अपनी मर्जी से करेंगे, हम दूसरे की भी हेल्प कर सकते हैं, अपनी भी कर सकते हैं, तो क्या करेंगे? सुख को प्राप्त करेंगे। और यदि हम हमेशा दूसरे पर निर्भर रहेंगे, परवशम, परवशम दूसरे के अधीन रहेंगे हमेशा, जितने भी बड़े हो जाएं सेल्फ डिपेंड रहेंगे ही नहीं, दूसरे के अधीन रहेंगे हमेशा, एक एक पैसे के लिए कपड़े खरीदने, ये खरीदने, वो खरीदने, तो हमेशा हाथ फैला के मांगना पड़ रहा है आपको, तो क्या आप करेंगे? आप हमेशा दुख में रहेंगे। कभी कोई इच्छा हुई तो दिया, कभी नहीं इच्छा हुई तो नहीं मिल पाया। तो क्या होगा कि हम नहीं मिल पाएगा तो दुख की फीलिंग होगी, हाँ, दुख महसूस होगा। तो वही कह रहे हैं, जो ऐसे ही नहीं कह दिया गया आज, पहले से ही देखो कैसे जो है संस्कृत में भी इन सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया है, और ऐसे ही अपने आप को ढालना भी चाहिए। हाँ, तो क्या कह रहे हैं? सीख दे रहे हैं कि सर्वम परवशम दुखम, सभी दूसरे के अधीन होंगे तो दुखम, दुख प्राप्त करेंगे। सर्वम आत्मवशम सुखम, सभी आत्मवश में होंगे, आत्मवश अपने अधीन होंगे तो सुख की प्राप्ति होती है। एतद विद्यात समासेन, एतद विद्यात, विद्यात मीन्स क्या होता है? जानना। हाँ, समासीन संक्षेप में, लक्षणम, लक्षण सुख दुखयो, एतद, एतद मतलब हो गया आपका इस प्रकार से, समासीन संक्षेप में, लक्षणम लक्षण को, सुख दुख के लक्षण को विद्यात जानना चाहिए। सुख दुख के लक्षण यदि अब पूछे आपसे, डेफिनेशन पूछे कि सुख दुख का लक्षण क्या है, डेफिनेशन क्या है, तो आप क्या बताएंगे? जो दूसरे के वश में रहे वो दुख है, जो आत्मवश में रहे वो सुख है। वही ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से संक्षेप में सुख दुख के लक्षण को जानना चाहिए। विद्यात मतलब जानना चाहिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या है। सर्वम परवशम, पहला वाला वर्ड लिखेंगे, फिर दूसरा लिखेंगे सुख दुख यो, डॉट डॉट बीच में लगा करके, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? हिंदी अनुवाद, देखिए गलत लिखा है, आप अनुवाद लिख लीजिएगा, या तो आप लिखिए अर्थ। ठीक है, क्या है? दूसरों के वश में होना, यहाँ पे मात्रा लगाइए ओ की। हाँ, दूसरों के वश में होना दुख है, अपने वश में होना सुख है। संक्षेप में इस तरह सुख दुख दोनों ने, देखिए यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, ये जो है इसको आप हटा दीजिए। संक्षेप में इस तरह सुख दुख दोनों, दोनों के
लक्षण जानने चाहिए। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों के लक्षण। ठीक है, दोनों के लक्षण जानने चाहिए। विद्यात मतलब होता है जानना चाहिए। ठीक है, विधिलिंग लकार है। हाँ, अब देखते हैं, ये देखिए, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनं वृथा दानं समर्थस्य वृथा दीपो दिवापि च। अब ये देखिए क्या कह रहे हैं? वृथा, वृथा मतलब बेकार है, व्यर्थ है। वृष्टि, वृष्टि मतलब वर्षा। समुद्रेषु, समुद्र में। एक आप इस श्लोक को बड़ी ध्यान से पढ़िएगा और बहुत ही सच्ची बात कही है कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में तो खुद ही पानी का भंडार है, वहाँ पे यदि वृष्टि होती है, वर्षा होती है तो व्यर्थ ही तो है। तो वृथा वृष्टि समुद्रेषु, वृष्टि वृथा, समुद्र में वर्षा व्यर्थ है। तृप्तस्य भोजनम वृथा, और जो संतुष्ट हो गया है, तृप्त मतलब संतुष्ट, संतुष्ट व्यक्ति को भोजनम, भोजन व्यर्थ है। संतुष्ट व्यक्ति के लिए भोजन व्यर्थ है। जो खा पी करके पहले से संतुष्ट हो गया, उसका पेट भरा हुआ है, उसको तुम भोजन ले जा करके दो तो व्यर्थ ही तो है उसके लिए भोजन। वृथा दानम समर्थस्य, जो समर्थ है, हाँ, धन से मतलब परिपूर्ण है, जिन जो धन से परिपूर्ण है, समर्थ है हर चीज़ से, हाँ, वो उनके लिए दानम, दान वृथा, दान व्यर्थ है। वृथो दीपो दिवापि च, दिवापि मतलब दिन में, दिवा मतलब दिन, भी, च मीन्स और। दिवापी में कौन सी संधि हुई है बच्चों? तो देख लीजिए आप कौन सी संधि। पहले हम इसका विच्छेद करेंगे तो हमें संधि की पता चल जाएगी। तो हम विच्छेद करने के लिए पहले इस वर्ड को देखिए ध्यान से, दिवापी। पहले आप ये देखिए आपको कौन सा शब्द समझ में आ रहा है। अभी इसमें समझ में आ रहा है, जो हम लोग अक्सर लिखते हैं तो आप अपी लिख लीजिए, लास्ट में है तो लास्ट में लिखिए। अभी इसमें क्या समझ में आ रहा है? दिवा, तो प्लस दिवा, हो गया विच्छेद ना, दिवा प्लस अपी। अब ये देखिए यहाँ पे आ और यहाँ पे अ, तो ये आ प्लस अ बराबर क्या होता है? आ। ये कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या होता है? अकः सवर्णे दीर्घः। ठीक है, तो यहाँ पे दिवाबी में कौन सी संधि हुई है? दीर्घ संधि हुई है। ठीक बच्चों, तो क्या कह रहे हैं? वृथा दीपो दिवापि च, और दिन में दिया व्यर्थ है, और दिन में दिया भी व्यर्थ है। दिन में यदि हम दिया जलाएंगे तो व्यर्थ ही है ना, उसका कोई मतलब है? बिल्कुल मतलब नहीं है। भाव क्या है कहने का? कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यह है कि जब जिस चीज़ की आवश्यकता हो उस समय ही वो कार्य करना चाहिए, अन्यथा यदि हम करेंगे तो वो कार्य क्या होता है? व्यर्थ ही होता है। ठीक है, समय रहते ही यानी कि सारे कार्य हमें करने चाहिए। अब इस टाइम आपका समय पढ़ाई का है तो आपको पढ़ाई करना चाहिए। जब समय गुजर जाएगा तो आप पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा? पढ़ाई व्यर्थ ही तो होगी। हाँ, जब आपकी गृहस्थ जीवन का समय आएगा तो आप उस समय आपको गृहस्थ जीवन पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी ना। हाँ, तो इससे इसीलिए हमने कहा था कि ये सारी जो जो श्लोक्स आएंगे वो हमारे जीवन में चरितार्थ होते हैं। हाँ, ये सब जब आप पढ़ेंगे ना तो नीति परक ये सारे श्लोक हैं, हमें इससे जो काफ़ी शिक्षा मिलती है। ठीक है, चलिए एक श्लोक और देख लेते हैं। पहले इसकी अर्थ तो देख लीजिए। अब ऐसे ही लिखेंगे आप, कैसे लिखेंगे? ऐसे ही, वृथा वृष्टि पहला शब्द, फिर डॉट 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 अंतिम वाला शब्द दिवापि च। ठीक है,
फिर उसके बाद हिंदी अनुवाद करिए या फिर आप लिखिए अर्थ। ठीक है। अब देखिए, समुद्र में वर्षा होना बेकार है, तृप्त को भोजन देना बेकार है, शक्तिशाली अर्थात धनवान को दान देना, यहाँ पे ये हटा दीजिएगा खड़ी पाई, धनवान को दान देना बेकार है, और दिन में दीपक जलाना बेकार है। यहाँ बेकार का इस्तेमाल है, आप व्यर्थ, अच्छा एक शब्द है ना, सुनने में अच्छा लग रहा है, तो आप बेकार के स्थान पर व्यर्थ का इस्तेमाल करिए। ठीक है। चलिए, अब ये चौथा श्लोक है आपका। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन तो मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अर्थात काव्यशास्त्र विनोदेन धीमताम, धीमताम मतलब होता है बुद्धिमान, धीमताम का मतलब होता है बुद्धिमान। बुद्ध काल मतलब समय, गच्छति मीन्स जाता है, बुद्धिमानों का समय, काव्य कविता कहने में, शास्त्र काव्य शास्त्र मतलब वाद विवाद करने में, कविताओं में, काव्य शास्त्र में, विनोदेन मनोरंजन, इस प्रकार के मनोरंजन में ही, इस प्रकार के मनोरंजन में ही, काव्य शास्त्र करना, वाद विवाद करना इत्यादि में ही समय बीतता है। ठीक है, जाता है। व्यसनेन तो मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। व्यसनेन, व्यसनेन मीन्स होता है बुरी आदतों, बुरी आदत, तू तो मूर्खाणाम मूर्ख, मूर्खों का, निद्रया, निद्रा मतलब सोना, वा मीन्स अथवा, कलहेन मीन्स लड़ाई झगड़ा। अब क्या कह रहे हैं कि मूर्खों का तो क्या कहते हैं, बुरी आदतों के द्वारा मूर्खों का तो समय। अब यहाँ पे देखिए दूसरी लाइन में समय नहीं है, लेकिन आप इसमें से भाव को निकालने के लिए, अपने अर्थ सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसमें से आप काल को लेते हैं। इसी समय की बात हो रही है ना, ऊपर इसी समय की बात हो रही है तो नीचे भी इसी समय की बात हो रही है। तो बुरी आदतों के द्वारा तो मूर्ख निद्रया सोने में अथवा कलहीन लड़ाई झगड़ा करने में समय को बिताते हैं, समय उनका जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, यदि आपसे हम विभक्ति पूछे तो विनोदेन, इसमें कौन सी हो जाएगी, तृतीया विभक्ति। विनोदेन आया ना, वो कौन सा वाला ट्रिक आया, एन आ रहा है ना, तो ये एन जो लगेगा तो तृतीया विभक्ति, एक वचन, करण कारक का प्रयोग हुआ है। काव्य शास्त्र के द्वारा ही अपना बुद्धिमान अपना समय व्यतीत करते हैं, और बुरी आदतों के द्वारा तो मूर्ख व्यक्ति, मूर्खाणाम मूर्खों का समय निद्रया सोने में अथवा कलह झगड़ा लड़ाई झगड़ा करने में गुजरता है, जाता है। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों एक साथ सारा नहीं करवाएंगे, नहीं तो आप भी होश पौश हो जाएंगे एकदम। और ये देखिए इसका हिंदी अनुवाद देखिए। पहला हम लिख लेंगे काव्य शास्त्र विनोदेन, फिर डॉट 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 कलहेन वा, फिर आप अर्थ लिखिए या हिंदी अनुवाद लिखिए। बुद्धिमान लोगों का समय साहित्य की चर्चा या वाद विवाद में बीतता है, ठीक, जबकि मूर्खों का समय, यहाँ पे ऐसे मात्रा डाल लीजिए, मूर्खों का समय निंदा, कलह या झगड़ने में बीतता है। यहाँ पे निंदा नहीं है, यहाँ पे है निद्रा। हाँ, मूर्खों का समय निद्रा यानी कि सोने में, निद्रा है ना, सोने में, कलह या लड़ाई झगड़ा में बीतता है। ज़्यादा ज़्यादा सोच करके, आलस करके अपना समय गुजार देते हैं ना, ऐसे व्यक्ति मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। समझ रहे हैं? आलस करके अपना समय व्यतीत नहीं करना चाहिए, और न ही लड़ाई झगड़ा करके अपना समय को बर्बाद करना चाहिए।
ठीक है? अपनी वाद विवाद करिए तो अपनी बुद्धिमत्ता को बढ़ाने के लिए। और अब उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये सारे श्लोक आपको समझ में आए होंगे। हाँ, और क्या नाम है कि इसके जो आगे के श्लोक हैं वो अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि वो भी आएँ और पढ़ सकें। ठीक है? और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।